बीए हिंदी साहित्य पाठ सेकंड के अंतर्गत हम घनानंद की से संबंधित जो उनके काव्यांश हैं उनकी व्याख्यानमाला आयोजित शुरू कर दिया हमने। पहले भाग के अंतर्गत मैंने घनानंद का सामान्य परिचय और घनानंद के काव्य की कुछ विशेषताएं और पहले पद का अध्ययन हमने किया था। आज पाठ्यपुस्तक में दूसरे और तीसरा पद जो प्रेम पीर वर्णन के अंतर्गत पहला पद है उसका अध्ययन करेंगे। सामान्यतः आप को मैं घनानंद के संबंध में पहले भाग के अंतर्गत उसके परिचय और उसके काव्य के भाव पक्ष से संबंधित अध्ययन आपको मैंने कुछ करवाया था। एक संक्षिप्त जो परिचय है उसके अंतर्गत आप पुनः वो एक स्मरण में आपके आ जाए, इस हेतु आपको घनानंद का एक संक्षिप्त जानकारी पुनः मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। हिंदी में जो घनानंद या आनंद घन नाम से जो कवि मिलते हैं उसके कारण से कई इतिहासकारों ने उसको दोनों को मिला दिया है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि हिंदी के इतिहासकारों का कि घनानंद और आनंद घन नाम के दो अलग व्यक्ति हैं, और कुछ का ये मानना है कि घनानंद घन आनंद और आनंद घन एक ही व्यक्ति हैं, और इस संबंध में अनेक भ्रांतियाँ प्रचलित हो गई। कुल मिलाकर लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में जो घनानंद है वे निश्चित रूप से सुजान प्रेमी और भक्त कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, और जो आनंद घन है उनके अनुसार दोनों की रचनाओं में कुछ मूलभूत अंतर है, इस कारण से उसमें अंतर माना जाता है। कुछ विद्वान आनंद घन के कई पदों का उदाहरण देकर इन दोनों को अलग भी करते हैं। खैर, यह हमारा संबंधित विषय नहीं है। यहाँ पाठ्य पुस्तक में जो घनानंद हैं वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और दरबार की एक वेश्या सुजान पर आसक्त हो गए थे, और अंत में उन्हें दरबार छोड़ना पड़ा और जीवन भर वे सुजान के विरह में तड़पते रहे। यह जो विरह है वही उनकी कविताओं का प्रेरणा स्रोत एवं विषय वस्तु रहा है। जो पाठ्य पुस्तक में भी हमारे जितने पद लगे हैं वे उन्हीं घनानंद के हैं जो मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी रहे हैं। विरह की सच्ची प्रेरणा से काव्य रचना करने के कारण इनके काव्य में एक ऐसी सहजता और स्वाभाविकता आ गई जो अन्यत्र बहुत कम दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रेरणा की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा भी था कि लोग है लागे कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, यानी लोग लग कर के कविता बनाते हैं और मुझे मेरी प्रेरणा है उसी से मेरा काव्य बन जाता है। घनानंद ने सौंदर्य, प्रेम और विरह का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, मार्सिक और उत्कृष्ट रूप में किया है कि प्रेयसी के जो विरह वर्णन के कारण से घनानंद अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ विद्वान केवल उनको जो विरह की सूक्ष्म जो वर्णन है उनके काव्य में और विरह की जो हृदय की विभिन्न दशाएं, अनुभूतियों की जो व्यंजना है उस कारण से घनानंद को केवल एक वियोगी कवि के रूप में ही वे इसको सिद्ध करते हैं, जबकि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान के सौंदर्य का अंकन करते समय संयोग पक्ष के अंतर्गत अपनी परिष्कृत रुचि एवं सच्ची अनुभूति का परिचय भी दिया है। उदाहरण के रूप में घनानंद का यह पद कि झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत काननी छुए, हंसी बोलने में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती हुए लट लोल कपोल कपोल करे, कलकंठ बनी जल जाबलिए अंग अंग तरंग उठे दूती की परिहे मनोरूप अबे घर छुए। इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि घनानंद विशुद्ध संयोग श्रृंगार के भी कवि रहे हैं। सौंदर्य दृष्टि, यह उनकी विशुद्ध सौंदर्य दृष्टि का परिणाम है कि इस पद में किसी प्रकार की कामुकता नहीं है, जबकि पूरे रीतिकाल में ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण रीतिकाल को जैसे कि गंदी नालियों में बहा देने योग्य साहित्य तक लोगों ने ठहरा दिया, लेकिन घनानंद के काव्य को देखें तो वह विशुद्ध सौंदर्य उसमें हमें दिखाई देता है, जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता या कामुकता का लवलेश मात्र भी नहीं है। कवि के लिए किसी अंग विशेष की उन्नतता में कोई आकर्षण नहीं है, उसे तो प्रिया के रोम रोम में ही सौंदर्य की तरंगें उठती हुई उसे दिखाई देती है। उस युग में जहाँ अन्य सभी कवियों ने नारी के समस्त श्रृंगार, नख, शिख और पता नहीं क्या क्या उसकी समस्त चेतनाओं जो उनकी है उसका चित्रण किया, जबकि घनानंद के काव्य में एक सूक्ष्म सौंदर्य जिसमें एक चितवन की मुस्कुराहट, लज्जा हमें दिखाई देती है, उसका चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में घनानंद ने किया। अब हम दूसरे पद को लेते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, कहे यही भांति की बात छकी,
सुन के सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी जग की कविताई के धोखे रहे हाँ। परवीन की मति जाति चकी समझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की पीर तकी। घनानंद की कविता को तो वही समझ सकता है जिसको हृदय की गहराइयों में प्रेम की पीड़ा का जिसने अनुभव किया हो। अंतिम पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद की यह कि समझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की पीर तकी, है ना। उसे तो हृदय की जो आंखें हैं उसी से उसकी प्रेम व्यथा को समझा जा सकता है। घनानंद अपने शुरू में यह कह रहे हैं कि अति ऊंचो श्रेष्ठ बोरे जो अनभिज्ञ को कहा जाता है। पहले कुछ शब्द जो आए हैं उसको ले लें आप। तकी देखी को कहा जाता है। इस पद के अंतर्गत घनानंद के हृदय की जो मर्मज्ञता है उसकी विशिष्टता का उद्घाटन हुआ है। और प्रेमी व प्रेम व्यथाओं का अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है, घनानंद जो जिसने स्वयं ने इस बात को भोगा था, वही इस प्रकार के उच्च कोटि की काव्य रचना कर सकता है। जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता हो, जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा हो, जो उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बातें करता हो और जिसकी बात को सुनकर सभी के मन में लालसा उत्पन्न होती हो। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सू कहे यही भांति की बात छकी, यानी इसी तरह की बात, प्रेम से भरी हुई जो बात कहें, जिसके मन में इस प्रकार की लालसा हो, यानी जो सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, वही व्यक्ति इस प्रकार की प्रेम की बात कर सकता है। उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग कभी भी सच्चे प्रेम की कभी भी बात नहीं कर सकते और चकित बुद्धि होकर वे उसे केवल देख ही सकते हैं। सुनी के सबके मन लालच दौरे, लालच तो दौड़ सकता है बात व्यक्त करने के लिए, किंतु हृदय में सच्चा प्रेम न होने के कारण से वे अनभिज्ञ रहेंगे और उनकी बुद्धि केवल चकित ही रहेगी। वे सच्ची व्यथा, सच्चे प्रेम का वर्णन वे नहीं कर सकते। जो दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता में जो हमें प्रेम वर्णन मिलता है, लगभग अप्रत्यक्ष रूप से उस पर एक करारा व्यंग्य भी हम मान सकते हैं कि जिस कोटि की कविता रीतिकाल में प्रेम के संबंध में की गई अन्य कवियों के द्वारा, लगता है घनानंद के अनुसार कि वे काव्य के मर्मज्ञ नहीं, केवल उनकी बुद्धि चकरा रही है। काव्य के मर्मज्ञ दृष्टा तो घनानंद ही है। घनानंद की प्रेम गूढ़ उनके की कविता की जो गंभीरता है और उसकी जो रहस्य घनानंद काव्य का, उस कारण से वे जैसे चकरा जाते हैं, जो सहृदय व्यक्ति नहीं होते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे हाँ, परवीनन की मति जाति चकी। परवीननी जो काव्य कला में अपने आप को निपुण मानते हो, है ना, उस प्रकार के जो इस प्रकार के जो कवि हैं, जो अपने आप को काव्य कला में निपुण तो मानते हैं किंतु काव्य के वे मर्मज्ञ नहीं हैं, इस कारण से उन विद्वानों की बुद्धि भी घनानंद के काव्य की प्रेम भरी कविता को देख करके उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। घनानंद के काव्य को समझे कविता घनानंद की ही आखिर नहीं की पीर तकी। घनानंद के काव्य को तो वही कवि, वही विद्वान, वही व्यक्ति सही ढंग से समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की व्यथा को देखा हो। ही आंखें नेह की पीर तकी, हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो। रूपक अलंकार का यहाँ पर बड़ा सटीक उदाहरण है। घनानंद की कविता को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने हृदय की गहराइयों में प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया हो। एक विशेष ही छटा अभिव्यंजित होती है घनानंद की अंतिम पंक्ति में, तो जिसका आशय घनानंद का रीति बंधनों से आबद्ध होकर कविता लिखना नहीं, वर्ण शास्त्र की रटी रटाई सामग्री से अलग हटकर केवल हृदय की भावना को व्यक्त करना ही सच्ची कविता माना जा सकता है। प्रेम पीर वर्णन, जो पहले दो पद आए हैं, देखिए मैंने जो दूसरा पद आपको करवाया ना, उसका कारण यह है कि पहला पद मैंने घनानंद की जो हमने शुरू किया अध्ययन, उसके पहले भाग के अंतर्गत मैं पहले पद का अध्ययन आपको करवा चुका हूँ। वह मुस्कानी वह मृदु बतराती, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, वह गति लैन ओ बजावनी ललित वैन, वह हंसी दैन हीरा ते न टरती। घनानंद कह रहे हैं कि प्रीतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, वह मधुर मुस्कान। घनानंद अपने प्रियतम के मुद्राओं, चेष्टाओं और क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रियतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, उसका मंद मंद माधुर्यपूर्ण उसका वार्तालाप करना, वह मृदु बतराती, मृदु मुदुल मीठी मीठी मधुर मधुर बातें करना, और उसका वह
लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, और उसका लड़कीली बानी उसका जो बाल सुलभ हाव भाव चपलतापूर्ण जो स्वभाव है उसका, वह गणानंद कहते हैं आनी उर में अरिती है, वह तो हृदय में आकर के जैसे अड़ जाता है, अर्थात हृदय में जैसे वह घर कर गया हो। वह गति लैन ओ बजावनी ललित वैन। दूसरे शब्दों में यहाँ गणानंद अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो वर्णन है वह श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है उसके संदर्भ में भी कई विद्वान उसको देखते हैं कि श्री कृष्ण की वह मुस्कान, वह मधुर स्मृति है ना, और उनकी जो बाल सुलभ चुलबुली आदतें है ना, गणानंद कह रहे हैं कि वह सब मेरे हृदय में आकर के छा जाती है। कई विद्वानों ने इसका यह अर्थ भी दिया है। और क्योंकि गणानंद अपने जीवन के अंतिम समय में पूर्ण रूप से एक भक्त कवि के रूप में ही हमारे सामने नजर आते हैं, इस कारण से यह बात भी काफ़ी हद तक सही भी मानी जा सकती है। उनका वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, नाचना, सुंदर ढंग से बांसुरी को बजाना, वह गति लैन और बजावनी ललित बैन। क्योंकि अगली जो पंक्ति है उसके कारण से विद्वान जो दूसरा अर्थ दिया है वह ज़्यादा सटीक यहाँ नजर आता है हमें भी। वह गति लैन वह बजावती ललित बैन। गणानंद कह रहे हैं कि उनकी जो ताल स्वर के साथ उनका जो अंग संचालन करना, गति लैन और बजावती है ना, सुंदर ढंग से बांसुरी को बजाकर नाचना, नृत्य करना, हंसते हुए उनके जो सुंदर दृश्य है उसके कारण से गणानंद की जो दृष्टि है वह उनके गणानंद कह रहे हैं कि मेरे हृदय से वह दृष्टि, श्री कृष्ण की वह दृष्टि टलती ही नहीं है, यानी वह हृदय में आकर के मधुर रूप में स्थापित हो जाती है। भाव यह है कि कृष्ण का नर्तन, बांसुरी वादन, उनका हंसना, समस्त जो उनकी क्रीड़ाएं हैं वे गणानंद के हृदय में पूरी तरीके से आकर के जम गई है, और गणानंद सदैव उनका स्मरण करते रहते हैं। वह चतुराई सोचिताई चाई बुक छवि, उनकी जो चतुराई, उनका जो रंगीला छैलापन ना, क्षण भर के लिए गणानंद उसको विस्मरण नहीं कर पाते हैं। वह छैलताई न छिनक विसरती, छैलताई रंगीला छैलापन क्षण जो श्री कृष्ण का है वह न छिनक विसरती, क्षण भर के लिए भी वह विस्मृत नहीं कर पाते हैं गणानंद। इस प्रकार गणानंद कह रहे हैं कि आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान जूं की। फिर अंतिम पंक्ति में सुजान को ही श्री कृष्ण के रूप में एक मान करके जो उन्होंने अपनी काव्य सर्जना की, जो रचना की, शुरू में जो उनका प्रेम लौकिक था बाद में अलौकिक हो जाता है, इस बात से लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। इसी कारण से गणानंद कह रहे हैं कि आनंद के आधार, आनंद निधान, प्राण प्रीतम, प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सुजान जूं की, प्रिय सुजान की स्मृति, अर्थात लौकिक रूप में वह सुजान और अलौकिक रूप में श्री कृष्ण ना, उनकी स्मृति हृदय में मेरे सदैव ही आती रहती है और उससे मैं बेसुद्ध हो जाती हूँ। शुद्धि सब भांति सो बेशुद्धि करती, और उससे मैं गणानंद अंतिम दौर में अपने आप को है ना स्वयं एक राधा के रूप में, एक नायिका के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। इसी कारण से यह अंतिम पंक्ति हमारे सामने इस तरह नजर आती है कि शुद्धि सब भांति सो बेशुद्धि करती है, उस कारण से वह मुझे बेशुद्ध करती है। नायिका की जो वियोगकालीन स्मरण दशा का जो चित्रण होता है, गणानंद ने अपनी भावों की कोमलता और अभिव्यक्ति की सशक्तता के साथ उसका चित्रण किया है। अनुप्रास, यमक, विषम, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पूरे कवित छंद की जो पद मैत्री है वह हमें दिखाई देती है। गणानंद के काव्य की यह जो पद हमने पढ़ा, इससे पहले भी आगे भी हम जो पद पढ़ेंगे कि उसके अंतर्गत पूरी तरीके से एक लालित्य, जो एक लय, एक संगीतात्मकता गणानंद के काव्य में हमें जो दिखाई देती है संपूर्ण पदों में, वह इस पद में भी हमें नजर आती है। यह प्रेम की पीर के जितने भी वर्णन हैं उसके आधार पर, और अन्य जितने भी गणानंद के कवित हैं उसके आधार पर गणानंद के काव्य की संगीतात्मकता भी एक द्रष्टव्य है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह एक प्रश्न बनता है हमारे। तो इस प्रकार गणानंद के इन दोनों पदों के पश्चात अगले पद भाग 3 के अंतर्गत हम गणानंद के काव्य के अगले तीसरे भाग के अंतर्गत कुछ अन्य पदों का वर्णन करेंगे।